हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक और आज हम एक ऐसे सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करनी है तो हमें कौन कौन सी ऐसी बुक हैं जो पढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें तो उनमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें तो उसमें हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इन सारी बातों का, इन सारे सवालों का जवाब लेके आपके सामने आज के सेशन में आया हूं, क्योंकि इस सेशन का नाम ही यही है कि बेस्ट बुक्स किसके लिए, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के लिए, कि ये कौन कौन सी वो बेस्ट बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। जिस एग्जाम को आप लिखने वाले हैं वो एग्जाम का नाम है फिजिकल साइंस, यानी सीएसआर नेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। आज हम सभी बुक्स का डिस्कस करेंगे, यानी टॉपिक वाइज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए आपको, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो वहां पर आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, थर्मोडायनामिक की बात करें तो उसके लिए कौन सी बुक है। तो इन सब बातों का या इन सब सवालों का जो जवाब है आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, वो ये रही, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको एरविन केजरिंग, ये जो बुक का नाम है ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए दूसरी बुक है एच के दास। अपने नॉर्थ इंडिया में अक्सर एच के दास पढ़ी जाती है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज में खूब पढ़ी जाती है बुक। ठीक है। अच्छा, अगला है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए हमारे पास है मुर्रे आर स्पीगल। यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जानना है तो इस बुक का आप सहारा ले सकते हैं। और एच के दास में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो सीएसआर नेट में पूछे जाते हैं, घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है। मैथमेटिकल के लिए ये 3 बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप सीएसआर नेट का एग्जाम लिख रहे हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स जेसी उपाध्याय, सभी बच्चों ने नाम सुना हुआ है जेसी उपाध्याय का, सभी बच्चे पढ़ते भी हैं यहीं से। जब भी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, जब वो मास्टर्स में आते हैं तो जेसी उपाध्याय से वो पढ़ना शुरू करते हैं, तो जेसी उपाध्याय पढ़नी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स की, मैं कहूंगा हर्बर्ट गोल्डस्टीन। ठीक है, पहले अगर कोई बच्चा बिगनर है तो पहले जेसी उपाध्याय को पढ़े, फिर गोल्डस्टीन को पढ़े, बहुत ही प्यारे से समझ में आएंगी चीजें, बहुत मक्खन की तरह आपको समझ में आएंगी। ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास बुक है, अच्छी बुक है ये भी। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, क्लिपनर एंड कोलेनकाउ, ये हमारे पास एक बुक है। ठीक है, ये भी अच्छी बुक है, ये भी पढ़नी चाहिए। लेकिन अक्सर देखो, मैं आपको बताता हूं, अक्सर बच्चे जो हैं नॉर्थ इंडिया के जो हैं बच्चे, वो जेसी उपाध्याय पढ़ते, ये पढ़ने के बाद कहा जाते हैं गोल्डस्टीन। अगर आपने ये भी पढ़ ली तो आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा, अच्छी बुक है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनामिक भी बोल देते हैं हम। ठीक है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको इलेक्ट्रोडायनामिक भी बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी बोल दिया जाता है ना। ऐसे मतलब ने दो अलग अलग है ना, दोनों एक ही बात है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक, डेविड जी ग्रिफिथ, भाई साहब ये मेरे को बहुत प्यारी बुक लगती है। ये बुक जो है मैं आपको बता रहा हूं बहुत प्यारी बुक है। जिसको वास्तविकता में इलेक्ट्रोडायनामिक सीखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीखना है, तो डेविड जे ग्रिफिथ को अच्छे से पढ़ लो भाई, अच्छे से पढ़ लो, बहुत ही प्यारी बुक है। ठीक है, ज्यादा टफ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आप जब भी पढ़ो इस बुक को तो चैप्टर वाइज चलना, चैप्टर वाइज चलना। ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि बुक की एक सीक्वेंस होती है हमेशा, और हम जब भी किसी बुक को अगर हम पढ़ रहे हैं उस सीक्वेंस में चलेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर देखो सीक्वेंस आप तोड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यही है, तो आपको चैप्टर वाइज आपको चलने स्टार्टिंग से एंड की तरफ, ऐसे। डेविड जी ग्रिफिथ। ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास है वो है वोल्टर ग्रीनियर। ठीक है, तीसरी हमारे पास है बीगोस। ठीक है, ये 3 बुक आपको पढ़नी चाहिए अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 3 बुक आपके सामने है। अच्छा, एक और बुक है अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करूं तो जेडी जैक्सन। ठीक है,
बहुत नाम सुना होगा, वो भी बहुत प्यारी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उसका नाम है नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा जी, क्वांटम मैकेनिक्स की आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, वो ये रही, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, डेविड जे ग्रिफिथ। नंबर 2, क्वांटम मैकेनिक्स एंड कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, जेटली। ठीक है, जेटली अच्छी बुक है, प्यारी बुक है। ठीक है, वैसे हमारे पास जो डेविड जे ग्रिफिथ है ये भी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अच्छी बुक है। ठीक है, अच्छा, क्वांटम फिजिक्स एससी वर्मा, क्वांटम फिजिक्स के लिए एक और बुक है आपके पास, वो क्या है, एससी वर्मा। ठीक है, एससी वर्मा को आपको पढ़ना चाहिए, क्वांटम फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो एससी वर्मा बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, एससी वर्मा आप पहली बार कब पढ़ते हैं, जब आप 10th के बाद +1 में आते हैं, जब आप साइंस लेते हैं, तब वहां पर पहली बार एससी वर्मा की आप बुक पढ़ते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट +1 में, फिर वॉल्यूम सेकंड +2 में। ठीक है, जब मास्टर्स में आएंगे फिर से आपको एडवांस मैकेनिक्स की बात की जाएगी, तो क्वांटम मैकेनिक्स की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पर भी एससी वर्मा की आपको बुक मिलेगी, अच्छी बुक है, प्यारी बुक है। अच्छा, एससी वर्मा की एक और बुक आई है लेटेस्ट, ठीक है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। ठीक है, उसके कुछ चैप्टर तो मैंने भी पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को कंडक्टर के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ना था, तो वहां पर और डिटेल से दे रखा है, एससी वर्मा की आई है। ठीक है, और लैंग्वेज बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से आई है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है की बुक है। ठीक है ना, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा जी, तो बीएससी के बच्चे अब वो पढ़ रहे हैं अक्सर अब। ठीक है, सही, अच्छी बुक है, प्यारी बुक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सी बुक है। अच्छा, थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो हमारे पास दो है, स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स के लिए एस लोकनाथन एंड गंभीर पहली। दूसरी बुक हमारे पास है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए आर के पथारिया। आर के पथारिया प्यारी बुक है भाई साहब, आर के पथारिया बिल्कुल ही पढ़नी चाहिए आपको, मजा आएगा। फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स के लिए एक है एफ रीफ। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए आपको ये 3 बुक आप प्रीफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, सीएसआर नेट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, चलो आगे चलते। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ठीक है, इसके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारे पास जो बुक है वो है मेलविनो एंड लीच। मेलविनो एंड लीच हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बुक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी, उसके लिए हमारे पास है बोल्स्टेड एंड नेसेल्स्की। ठीक है, बोल्स्टेड एंड नेसेल्स्की। अच्छा, इस बुक की बात करूं ना मैं, बोल्स्टेड एंड नेसेल्स्की की अगर मैं इस बुक की बात करूं, इस बुक के अंदर ट्रांजिस्टर वाला पार्ट बड़ा प्यारा है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बुक जब पढ़ी नहीं थी ना, जब मैं ट्रांजिस्टर पढ़ रहा था इस बुक से, तो मेरे को एक जगह बड़ी दिक्कत आती थी कि VBC हम लिखते थे, ध्यान करो, हम लिखते हैं VBC जब ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, तो हम VB-VC, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता था हायर पोटेंशियल कौन सा ले, लोअर पोटेंशियल कौन सा ले, इनमें से कौन सा हायर है कौन सा लोअर है। ठीक है, तो मैं जब ये बुक पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाता है। मतलब प्यारी बुक है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर अच्छा दे रखा है इस बुक के अंदर, बोल्स्टेड के अंदर, क्योंकि मैंने ट्रांजिस्टर के लिए मैं पढ़ रहा था इसको, इसका मैंने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, जैकोब मिलमैन एंड क्रिस्टोस सी हेल्काइस। ठीक है, ये हमारे पास एक बुक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट के लिए। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अगर मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करूं, अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं, जो मैंने पढ़ी है वो मैंने एक ही बुक पढ़ी है, वो है राजकुमार। राजकुमार भाई साहब, राजकुमार मेरे को बड़ी ही प्यारी लगी। ठीक है, मैं खुद की बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने यही बुक पढ़ी है। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करूं तो दूसरी मैंने बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने केवल आर राजकुमार पढ़ी है। ठीक है, अब ये जो राजकुमार है, बड़ी भाई साहब प्यारी ही बुक है। किसी बच्चे को अगर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर नहीं आती, ये बुक उठाओ और इसके पहले पन्ने से शुरू करो और कंटिन्यू पढ़ते चले जाओ, मक्खन की तरह बात समझ में आएगी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कह रहा हूं कि जो बिल्कुल मक्खन की तरह चीजें लिखी हुई, बिल्कुल प्यार से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मैंने खुद इसका
क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं कि जब मैं स्टूडेंट था तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स मेरे को ज्यादा पसंद नहीं थी, मेरे को नहीं आती थी समझ में, लेकिन फिर मैंने राजकुमार मिली तो मैंने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, फिर धीरे धीरे भाई साहब समझ में आने लगी कि क्या चल रहा है, मामला क्या है। और उसके बाद मैंने ये लगभग ये राजकुमार ये मान के चलो मैंने पूरी पढ़ रखी है। एंड के जो चैप्टर है ना वो मैंने नहीं पढ़ रखे इसके अंदर। ठीक है, एंड के जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ रखे, लेकिन बहुत प्यारी, मतलब मेरे को बहुत प्यारी लगी ये बुक। ठीक है, जब भी मेरे से कोई बच्चा पूछता है ना कि सर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं उस बच्चे को यही राय देता हूं कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता राजकुमार पढ़ लो भाई। ठीक है, तो राजकुमार बड़ी ही प्यारी बुक है। ठीक है, अच्छा एक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हार्वे इलोइट वाइट, फंडामेंटल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोलिन एन बेनवेल एंड इलाइन एम मैकेस। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे कंडेंस मैटर फिजिक्स। ठीक है, अब कंडेंस मैटर फिजिक्स में हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, फिर से हमारे पास 3 बुक है। नंबर 1 सॉलिड स्टेट फिजिक्स, NW एस्क्रॉफ्ट एंड मर्मिन। दूसरा है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स, किटल। किटल का नाम तुमने बहुत सुना होगा, बहुत चलती है किटल। जब भी हम कंडेंस मैटर फिजिक्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि किटल पढ़ लो। ठीक है, अच्छा एक और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए हमारे पास एक और है N.W.S.O पिलई पिलई। ठीक है, तो ये हमारे पास बुक है। लेकिन कंडेंस मैटर फिजिक्स के लिए एक और बुक है जो मैंने पढ़ी थी। ठीक है, वो है बाबर एंड पुरी। छोटी सी बुक है, पतली सी, बहुत ही छोटी सी पतली सी बुक है, छोटा सा साइज है उसका। ठीक है, और वो पतली सी बुक है, ज्यादा मोटी नहीं है। ठीक है, ऐसी बुक है उसको आप अपनी जेब में डाल लो तो कैरी कर लोगे, मतलब उसको दिक्कत भी नहीं है कैरी करना। और भाई बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, जिसको कंडेंस मैटर फिजिक्स में समस्या आती है ना तो उस बुक को एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद आप किटल पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मतलब मैं कहता हूं कि वो पढ़ ली, किटल पढ़ ली, सफिशिएंट है कंडेंस मैटर फिजिक्स के लिए। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। तो हमारे पास अगला है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इंट्रोडक्टरी न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए हमारे पास है केनेथ एस क्रेन। इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए हमारे पास है डेविड जे ग्रिफिथ। पार्टिकल फिजिक्स के लिए हमारे पास है एक सीएल अरोड़ा। ठीक है, तो ये 3 बुक आप पढ़ सकते हो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के लिए। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से हो गए होंगे हमारे सारे के सारे, हाँ बिल्कुल नो के नो टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए अगर आप CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पेपर लिखने वाले हैं। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में है, अभी आपने MSc में एडमिशन लिया है तो आपको सेमेस्टर पेपर तो देना ही है। ठीक है, और जब आप मास्टर्स में आते हैं ना तो इतना समय होता है कि आप बुक आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब भी आपके सेमेस्टर में जो बुक आए, जैसे आपका मान लो इलेक्ट्रोडायनेमिक का पेपर हो एक सेमेस्टर में, तो उसके लिए इलेक्ट्रोडायनेमिक के लिए मैंने बुक बताई है, वो बुक पढ़िए। ग्रिफिथ पढ़िए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा ग्रिफिथ जरूर पढ़िए। ठीक है, ग्रिफिथ जरूर पढ़िए, है ना। तो इसी प्रकार अलग अलग बुक के नाम बता दिए कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। आप सेमेस्टर में भाई पूरा 2 साल मास्टर्स में जाते 2 साल का समय मिलता है, और ये सारी बुक CSR नेट के लिए, और आपने ये बुक्स पढ़ ली ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर कोई नहीं रोक सकता। एक और बात, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बुक पढ़ ली, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं लगाया भाई, चैप्टर खत्म होता है उसके बाद एक्सरसाइज दे रखी होती है, वो इसीलिए दी है जो आपने सीखा उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो भाई। अगर आप जीवन में चाहते हो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को जानो तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम साथ साथ करने ही पड़ेंगे। नहीं बुक पढ़ ली वो बराबर हो जाएगी, भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। याद जब रहेगा, एक चैप्टर पढ़ा तो आंख बंद करो और सोचो कि तुमने क्या पढ़ा और तुमने उस चैप्टर से क्या समझा। एक मोटा मोटा एक फ्रेम तुम्हारे दिमाग बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेम जब हम कोई चीज को किसी भी चीज को जब हम एक फ्रेम बना के याद करते हैं तो याद रहती है, भूलते नहीं है। लेकिन अगर चैप्टर पढ़ा आगे बढ़ गए, फ्रेम नहीं बनाया तो भाई साहब दिक्कतें हो जाएंगी। कभी भी मान लो 2 पन्ने पढ़े आज आपने 2 घंटे, मान लो 1 घंटे में आपने 5 पन्ने पढ़े, तो सबसे पहले बात है कि जब किताब बंद करो ना तो उससे पहले आंख बंद करो कि उन 5 पन्नों में आपने क्या क्या पढ़ा और आज नई बात क्या सीखी। एक फ्रेम बनाओगे ना कि हाँ वहां से कहानी की शुरुआत हुई,
फिर वो ये कहता चला गया, फिर ये कहते चला गया, ये कहते चला गया, यहां पर एक पॉइंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, वैसे एक फ्रेमवर्क जब भी बनाओगे तो भाई साहब दिमाग में वो बात रहेगी, लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होते ही एक्सरसाइज करो। आप बुक पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल खुद से सोल्व करो ना। दिक्कत आए तो सोल्व एग्जाम्पल होते हैं तो उनके सॉल्यूशन देखो। यही तरीका होता है बुक के पढ़ने। बुक पढ़ ली, ठीक है, ये देखा नहीं कि क्या इस पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है, ठीक है, कोई फ्रेम नहीं बनाया तो भाई वो बराबर हो जाएगा सब। ठीक है, 2-4 दिन बाद सब भूल जाएंगे, है ना, जो आपने पढ़ा। ठीक है, आपको जो बढ़िया बात लगी, आपने 5 पन्नों में जो भी सीखा उसको एक कागज पे नोट कर लो कि भाई ये इस 5 पन्नों के ये मोस्ट इंपोर्टेंट 4 बातें हैं। ठीक है, अगले 5 पन्ने में ये 4 बातें, अगले 5 पन्ने में ये 4। और इस प्रकार से जब चैप्टर बंद करोगे तो भाई आपको पता चल जाएगा एक चैप्टर में मोटी मोटी ये 8 से 10 मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, काम की बातें, जबरदस्त वाली। उनको नोट कर लिया, अगला चैप्टर पढ़ा इसी प्रकार उनके पॉइंट बना लिए, अगला चैप्टर बना फिर पॉइंट बना लिए, अगला चैप्टर बना फिर पॉइंट बना लिए। अब जब ये पॉइंट बना के तुमने रख लिए तो तुम्हें फिर बुक देखने की जरूरत नहीं है, वो पॉइंट देखने की जरूरत है, क्योंकि बुक तो तुमने पढ़ ली, पॉइंट तुमने निकाल लिए, तो वो पॉइंट देख लो, कहीं भी पॉइंट मिस तो नहीं कर रहे हो। बस 2-4 बार वो पॉइंट देखोगे तो दिमाग में छप जाएगी, बुक तुम्हें एक तरीके से याद हो जाएगी, फिर वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा है कि बुक को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार सीखोगे भाई, ये एक सिंपल सी बात है। पहली बार बुक पढ़ी, ठीक है, और कमाल की बात बताता हूं, तुमने कोई चीज पढ़ी और तुम उसको किसी को सिखाओ तो तुम और ही अलग लेवल की चीजें जानोगे। बुक हमेशा ज्ञान देती है नया, आज भी पढ़ी हुई बुक को दोबारा पढ़ते हैं तो एक अलग तरीके से चीजें समझ में आती हैं। ठीक है ना, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो, पॉइंट बनाओ, दोबारा पढ़ो, दोबारा कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए सेशन यहीं तक था कि सर नेट के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। जो बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं तो उन सभी के लिए हमने एक सेशन बनाया आप सभी के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेहनत करते रहें, बस एकमात्र तरीका है मेहनत। ठीक है, जब भी कोई एग्जाम दो तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर देख लो, भाई प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं, बार बार उसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन करने हैं। कुल मिला के बात ही। ठीक है, तो आज के लिए ये सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू।